आज हम आ चुके हैं मुक्तिनाथ, एमबीबीएस पे चर्चा इन मुक्तिनाथ विद अभिषेक यादव सर, जो कि हम तीनों के काउंसिलर एंड मेंटर थे हमारे एमबीबीएस के टाइम पे। मैं अभिनव शाह, दोस्त अद्वैत आनंद, सुनील वर्मा, 22nd बैच, दैट इज़ 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज धुलीखेल। तो हमारा जर्नी शुरू होता है 2023 में, जब हम एमबीबीएस करने नेपाल आ रहे होते हैं। उस टाइम पे अभिषेक सर हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम इतनी अच्छे से सॉल्व किए थे, जो कि नॉट एज ए काउंसिलर बट एज ए मेंटर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ उनके पास। आप नज़ारा देख ही सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। तो एमबीबीएस नेपाल से करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको घूमने मिलता है, आपको नज़ारे देखने मिलते हैं, आप इन्जॉय करते हैं रेदर देन कि आप सिर्फ पढ़ाई में हमेशा लगे रहते हैं। तो इन्जॉय करते करते के साथ आप पढ़ाई करते हैं। मैं लेना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डाउट जो स्टूडेंट्स के होते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स कंसर्न करते हैं कि एमबीबीएस नेपाल से करने के क्या कोई नुकसान तो नहीं होंगे, क्या कोई फ़ायदे होंगे। उस चीज़ को मैं डिस्कस करने चाहूँगा अपने दोनों दोस्तों के साथ। तो पहला चीज़ तो यहाँ पे नए बैच से तो फ़ीस थोड़ी हाइक हो गई है, और फ़ीस डॉलर में भी है। तो नए स्टूडेंट्स को लग सकता है कि फ़ीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़े एज़ डॉलर के कंपैरेटिवली। इंडियन रुपीज़ का रेट अगर घटता जाएगा, जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे आपको ज़्यादा फ़ीस देनी होगी। आप देख सकते हैं हम मुक्तिनाथ में हैं। मुक्तिनाथ में इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, और पहले हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है यहाँ पे। वो जो येलो हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको, कुछ ही देर पहले लैंड हो चुका है। तो ये बात है कि देखिए, एमबीबीएस जो है वो एमबीबीएस लाइफ के दौरान आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन जो लाइफ एमबीबीएस के जो टाइम पे आपको जीना होता है ना, वो नेपाल के अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं आप जी पाएंगे। जो ये 5 साल का जो एक्सपीरियंस रहेगा आपके लाइफ में, ये नेवर एक्सपायरिंग एक्सपीरियंस होगा। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी सेटल हो जाइए, ये जो क्लाइमेट, नेपाल का एनवायरनमेंट, ये जो मज़ा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और नेपाल में ही क्यों बोला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेपाल और इंडिया में बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ भी है। बहुत लोग बोलते हैं एक लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के मतलब इनिशियली आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नेपाली में ही पढ़ाया जाएगा। आप इंडिया से आए हैं तो आप कैसे मतलब उसको कोप करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, धीमे धीमे आप जब नेपाली सीखेंगे, वहाँ टीचर लोग भी सिखाएंगे, आपके नेपाली दोस्त भी रहेंगे वो भी सिखाएंगे, और जो साथी दोस्त और यार जो भी रहेंगे, तो उनसे आप जब सीखेंगे धीमे धीमे, उसके बाद आपका नेपाली भी इम्प्रूवमेंट होगा। और पढ़ाई से रिलेटेड तो KUSMS वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं कि कैसा है यहाँ का माहौल। तो पढ़ाई के लिए 3-4 रिलेटेड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमें लगता है जैसा हमारे दिमाग में होता है इंडिया से नेपाल में आते समय कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, पढ़ाई कैसा होगा, नंबर ऑफ़ फैकल्टी कितनी होती है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना दिन में पढ़ रहे हैं। सबसे बेस्ट कॉलेज में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि फ़ेल हो जाते हैं। तो व्हाट मैटर्स इज़ कि आप घर पे आके कितना पढ़ाई करते हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। हालांकि हम देखते समय, कॉलेज चूज़ करते समय ये चीज़ हम देखते हैं कि कितना ये सब फैकल्टी, कितना ये सब है, और उसके हिसाब से प्रायोरिटी रैंकिंग करते हैं। लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, खुद से मेहनत करना भूल जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को मैं आपको कहूँगा। दूसरी, नेपाल से फ़ायदा क्या है, इंडिया से अलग क्या है और फ़ायदा क्या है, ये मैं कहूँगा। नेपाल में सब्जेक्ट वाइज अप्रोच होता है। जैसे अगर एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं तो वो 1 साल में पूरा एनाटॉमी पढ़ा दिया, अगर फिजियो पढ़ा रहे हैं तो 1 साल में पूरा। तो नेपाल में अलग क्या है, नेपाल में सिस्टम वाइज अप्रोच होता है। अगर मान लीजिए आप हार्ट पढ़ रहे हैं और CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो आपको उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी सब एक साथ पढ़ाया जाएगा, जिसके कारण आपको वो लॉन्गर टाइम तक रिटेन करने में भी हेल्प करेगा, और वो आपको समझ में भी कंसेप्चुअली वो आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज़ मुझे लगा कि यहाँ की एक चीज़ फ़ायदा है। दूसरा ये चीज़ लगा कि
इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। जैसा हम सोचते हैं कि यहाँ पे 27 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जब मैं यहाँ आया था मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होगा और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड होगा। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप्ड है। और जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में जैसा कोई एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए, उससे तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। सब टीचर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, सबकी मेंटेलिटी होती है कि जूनियर्स को पढ़ाने की, स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जहाँ लैक करते हैं स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स पे मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा, जहाँ लैक करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स वो होते हैं सेल्फ स्टडी। क्योंकि हमारे साथ ही हमारे बैच में ही कई सारे लोग ज़्यादातर पास हो जाते हैं, और सिर्फ पास होना नहीं, सब अच्छे कॉलेज से सब अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, सब कंसेप्चुअली बहुत डेवलप्ड हैं। लेकिन हम यहाँ पे आकर के इतना ज़्यादा कहो कि छोड़ देते हैं पढ़ाई या फिर इतना मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण हम थोड़ा लैग करते हैं पीछे। आपका क्या कहना है भैया? एक्चुअली क्या है कि जब बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं तो नेपाल और इंडिया में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हम लोग फूड कल्चर के हिसाब से बात करें तो यहाँ मुक्तिनाथ 28 मीटर हाइट पर हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, और यहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट्स है जो कि आपको बेंगलुरु स्टाइल या जो साउथ इंडियन फूड है वो सारे भी मिलेगा यहाँ पर भी। और जो नॉर्मल इंडियन फूड है वो तो मज़े से मिल जाएगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। फूड वाइज कहीं भी दिक्कत नहीं है, नेपाली स्टाइल फूड में मिलेगा, इंडियन फूड में मिलेगा, और कोई दिक्कत नहीं, कल्चरल दिक्कत नहीं हुई, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं हुआ। आप हिंदी कहीं भी बोलते हैं, हिंदी समझ आ जाता है। यहाँ नेपाली सिनेमा घर जो बोलते हैं, वहाँ कोई भी सिनेमा घर नहीं है जहाँ हिंदी मूवी नहीं चलता है या साउथ हिंदी डब्ड मूवी नहीं चलता है। तो लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर वाइज से आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब आया ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से एंड एकोमोडेशन के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी आपको आधार कार्ड से ऑल ओवर नेपाल कहीं भी विजिट कर सकते हैं एकदम मज़ा से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वीज़ा नहीं चाहिए? हाँ, वीज़ा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वीज़ा। और आपको बाई ईयर आ रहे हैं तो आपको पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है, और दूसरा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ हो गई। अब आता है कि जो यहाँ पर 27 मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर था जिसमें MBBS पढ़ाई हो रहा है, और इस साल कुछ मेडिकल कॉलेजेस न्यू आने वाला भी है। तो अगर आप जब मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हैं तो देखिए, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज आपको क्या देता है। अच्छे मेडिकल कॉलेज आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देगा, एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देगा, एक टीचर फैकल्टी जो है वो आपको अच्छा देगा, जो मीन्स एक वो समझ सकते हैं इन्वायरमेंट उसके अच्छा है, और एक नेटवर्क आपको अच्छा देता है वो। तो अपने दोस्तों का, अपने फैकल्टीज़ का, अपने साथ में जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है ना? बहुत फ़र्क पड़ता है, और उस हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जब भी कॉलेज सेलेक्ट करें आप अपने हिसाब से बेटर कॉलेज सेलेक्ट करें। यहाँ भी नेपाल में 20 वन ऑफ द टॉप सेलेक्ट करें, हाँ, जिससे बाकी जो स्टूडेंट दोस्त वगैरह बने। नेपाल में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेडिकल कॉलेज दूध के ढोए हैं। यहाँ पर भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस अच्छे भी हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस बुरे भी हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आपकी नीट का स्कोर कैसा है, आपकी बजट कितना है, और इस हिसाब से आप देखिए कि कॉलेज सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी नीट अच्छे स्कोर अच्छे हैं और आपको बेटर कॉलेजेस मिल रहा है और उस बेटर कॉलेज की आप बेटर फी अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल वो कॉलेज अफोर्ड कीजिए। लेकिन अगर आपको दोनों थोड़ा नीट स्कोर भी ख़राब है और बजट भी थोड़ा सा कम है तो मैं ये कहूँगा कि आप मीडियम वाले कॉलेज से जाइए। अगर हमारी स्कोर ही ख़राब है, हमें बेटर कॉलेज मिल ही नहीं सकता है और बजट भी खराबी है तो फिर लो ग्रेड वाला ही कॉलेज से यहाँ भी हमें चित्त बुझाना पड़ेगा। तो जैसा इंडिया में है, अगर रैंक वाइज कॉलेज मिलता है, यहाँ भी वैसे ही होता है। आपकी काउंसलिंग होती है बाकायदा, आपको काउंसलिंग सेशन में बैठ करके आपको मौका मिलता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ करेंगे। तो अगर आपका बेस्ट रैंक है, अगर आपका इंडिया के नीट स्कोर बहुत अच्छा आया है तो आपको यहाँ का वन ऑफ द टॉप कॉलेज मिलेगा। अगर आपका स्कोर नहीं आया है तो भी आप टॉप कॉलेज के लिए अगर सीट खाली हो तो ट्राई कर सकते हैं विद अभिषेक भैया। और मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए, अगर इंडिया में अगर एडमिशन नहीं हुआ और आप चाह रहे हैं MBBS करना तो देयर इज़ नन अदर देन नेपाल।
है ना, क्योंकि यहाँ से अच्छा इन्वायरमेंट, यहाँ से अच्छी पढ़ाई, यहाँ से अच्छा कल्चर। मैंने ये नहीं कह रहा कि ये इंडिया से बहुत कंपैरेटिव है, बेस्ट है वहाँ के, लेकिन वहाँ के कई सारे प्राइवेट कॉलेज से, हाँ भैया, प्राइवेट कॉलेज से हाँ बेटर है यहाँ पे कॉलेज। सारे प्राइवेट कॉलेज से नहीं, सारे प्राइवेट कॉलेज और सारे गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला यहाँ भी ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड की कॉलेज है, उसी तरह से इंडिया में भी ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड की कॉलेज है। तो हमें इंडिया में मानिए हमारे बजट सी ग्रेड के कॉलेज हमें एक अच्छा पैसा देकर मिल रहा है, तो उसी पैसा में अगर हमें नेपाल के ए ग्रेड कॉलेज मिल रहा है तो बेटर होगा कि नेपाल आप लीजिए। ये बात मैं बोलना चाहूँगा। और फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नेपाल को जब भी चूज करें, आप पूरा एक प्रॉपर वे में रिसर्च कर ये चूज करें। नेपाल के सिस्टम क्या है एडमिशन की, सबसे पहले नीट की तरह एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है जो कि MEC बोलते हैं, जो इंडिया में NTA खोलता है, यहाँ पर MEC खोलते हैं, मेडिकल एजुकेशन कमीशन। और उसके बाद आपका फॉर्म होता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। अब बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन रहता है गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए हमें यहाँ का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी कॉलेज लीजिए, आपको सेम प्रोसेस है एंड सेम नीट से भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं और एग्ज़ाम देकर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, नीट से भी प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं और एग्ज़ाम देकर भी प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। तो वो आपको डिफरेंस है। दूसरा मुझे प्रॉब्लम ये लगता है भैया, जैसे हम इंडिया में होते हैं और यहाँ पे अगर नहीं घूमे होते, क्योंकि यहाँ के बारे में हमें वहाँ रहकर नहीं पता होता, तो कई सारे लोगों से हमें बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। बहुत गलत कॉलेज को यहाँ पे बेस्ट बता दिया जाता है, जिसके कारण जहाँ हमारा रिलेटिवली बेस्ट कॉलेज में जहाँ हो सकता था वहाँ नहीं हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अपने स्कोर के हिसाब से आपकी काउंसलिंग, अगर आप चाहते हैं कि ट्रस्टवर्दी काउंसलिंग आपको मिले और बेस्ट काउंसलिंग आपको मिले, तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा कि अभिषेक भैया से बहुत ट्रस्टवर्दी काउंसलिंग मुझे मिली। मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज में ना होते हुए भी भैया ने मेरा कराया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। और मैं आपको भी चाहूँगा आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस हो भैया के साथ। थैंक यू सो मच अद्वैत। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप यूट्यूब, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब से सर्च करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो जो ऑथेंटिक नहीं होते, जो जैसे कि हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, मानिए सपोज हमने देखा, तो अगर यूट्यूब आप टॉप 5 मेडिकल कॉलेज ऑफ नेपाल सर्च करते हैं तो आपको बहुत यहाँ की घटिया कॉलेज आपको टॉप 5 में शो आ जाता है। वो हमारे जैसे लोग यूट्यूब पर बना कर रखे होते हैं। तो हम लोग एक लोग के वीडियो देखकर उसको अच्छा मानना नहीं है, हम लोग को 5-6 लोग को वीडियो देखना है और उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि हाँ क्या सच में टॉप 5 मेडिकल कॉलेज है कोई नहीं, ये है कि नहीं, वो नहीं है, इस तरह से सर्च करना है। मेरा तो पर्सनल एडवाइस रहेगा कि अगर आप यहाँ के एक बार घूम सकें और नज़ारों का भी लुत्फ ले सकें और कॉलेज भी एक बार ओपिनियन ले सकें हर कॉलेज का कि किस तरह का कॉलेज कौन सा है, तो वो बेस्ट रहेगा। हाँ। क्योंकि वहाँ से देख करके हमें पता ही लगेगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इंडिया, अब बहुत सारे मैंने यूट्यूब का बात किया कि देखकर 5-6 लोग को हम लोग को जज करना पड़ता है और कभी कभी क्या होता है 5-6 लोग झूठ बोल रहे होते हैं, एक ही लोग सच बोल रहे होते हैं। जैसे कि मैं वो भी आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर MBBS एडमिशन, मैक्सिमम कंसल्टेंट आपको ये बोलेंगे कि नेपाल में MBBS करना चाह रहे हैं तो सीट बुक कराइए, और आपको ज़बरदस्ती सीट बुक कराने के लिए बोलेंगे, सीट बुक कराइए अभी कराइए, सीट चल गया, सीट ख़त्म हो गया, इस तरह से करेंगे। सीट बुक कराने के लिए ऐसा करेंगे कि इससे आपके पॉकेट के पैसा, अगर एक बार आपने फ़ोन किया है वो 10 बार फ़ोन करेंगे आपको, और तब तक फ़ोन करेंगे जब तक आप उनके अकाउंट में पैसा नहीं रख देते हैं या कॉलेज के अकाउंट में पैसा नहीं रख देते हैं। जैसे आप पैसा रखेंगे और वो आपको फ़ोन करना बंद कर देगा और उसके बाद आप उनको फ़ोन करना शुरू करेंगे और उधर से फ़ोन का रिप्लाई नहीं आएगा। मतलब ये है कि कोई आपकी सीट आपके हाथ में है, आपके रैंक की सीट आपको ही मिलेगी और कोई नहीं ले सकता, तो कोई सीट बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना भैया। ऐसा है, सीट बुकिंग करने में क्या फ़ायदा होता है, क्या घाटा होता है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको सीट बुक आज ही करा लेना है ऐसा नहीं है। आप कॉलेज के बारे में रिसर्च कीजिए, कॉलेज के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद सीट बुक कराना है कि नहीं कराना है, उसके बाद डिसाइड कीजिए हाँ मुझे देना है कि नहीं देना है, उस तरह से। और बहुत गवर्नमेंट, और ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे आपको इंडियन कंसल्टेंट या नेपाली कंसल्टेंट या किसी का भी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा
कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने का मतलब है कि आपको नेपाल का एग्ज़ाम देना है। ये झूठ है, सरासर झूठ है और इसके पीछे नहीं पड़ना है आपको। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। गवर्नमेंट में भी नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होता है। बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में भी हुआ है, जो कि टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ नेपाल है। एम्स दिल्ली माना जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन को, वो है। और यहाँ पर प्राइवेट में भी सेम है, एग्ज़ाम देकर भी मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे कॉलेजेस में बच्चे एग्ज़ाम देकर भी एडमिशन लेते हैं। तो ये चीज़ है। और मैं फाइनली आपको ये कहना चाहूँगा कि फाइनली डिटेल्स में आप इंक्वायरी कीजिए, हर चीज़ समझिए, बुझिए। अगर 4-5 कॉलेजेस को नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट डाउन कीजिए और उसके बाद आप कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी समझना है। नेपाल में मेजोरिटी आप डिवाइड करेंगे यूनिवर्सिटी को तो 3 यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। एक काठमांडू यूनिवर्सिटी, एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और एक ऑटोनोमस, जो कि ऑटोनोमस में 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। बीपी कोइराला, पाटन, मदन भंडारी, राप्ती एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। और काठमांडू यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, 10-11 हो गए। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में काठमांडू यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कहने का मतलब कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको टोटल एमबीबीएस ड्यूरेशन काठमांडू यूनिवर्सिटी में 10 साल में कंप्लीट करना है। और आप फर्स्ट ईयर में कितने बार फेल हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन टोटल एमबीबीएस ड्यूरेशन आपको 10 साल में क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे। वहीं पर आपको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में सिर्फ एग्ज़ाम में थ्योरी आते हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम बैरियर सिस्टम होता है, जो फर्स्ट ईयर आपको इतने अटेम्प्ट्स देने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सेकेंड ईयर आपको सिर्फ इतने अटेम्प्ट्स देने को मिलेगा। और आपको टोटल एमबीबीएस ड्यूरेशन वहाँ भी 10 साल का है। तो ये चीज़ को भी आपको केयर करना है एडमिशन के टाइम। जो रहा ऑटोनोमस मैंने बोला, और बीपी कोइराला और पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस जैसे, इसमें अलग अलग है। जैसे पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में जब तक आपकी फर्स्ट ईयर की जो टर्मिनल एग्ज़ाम सब में भी पास नहीं हो पा रहे हैं तो फाइनल ईयर एग्ज़ाम में आपको बैठने को नहीं मिलेगा। और एग्रीगेट पासिंग भी होती है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की जो टर्मिनल हो गई तो वो पासिंग है, सेकेंड ईयर में भी टर्मिनल हो गए। तो पाटन का अलग रूल है एग्ज़ाम सिस्टम का। वो इसी तरह से काठमांडू जो क्या बोलते हैं धरान का बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का, उसका अलग एग्ज़ाम पैटर्न का है। लेकिन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है एवरी मेडिकल कॉलेजेस का। वो चाहे पाटन हो, बीपी हो, केयूएसएमएस हो या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हो, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी हो, काठमांडू यूनिवर्सिटी, सिलेबस में आपको वही पढ़ाया जाता है जो इंडिया में आप पढ़ेंगे और नेपाल में पढ़ेंगे। लैंग्वेज बैरियर आपको थोड़ा सा आएगा, 5 से 10% आपको क्लास में डिफ़िकल्टीज आपको 100% ही आएगा वहाँ पर। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ डाउट होगा, हाँ सुनील क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो हाँ, अगर आप चाहते हैं एमबीबीएस नेपाल के बारे में मेरे से जानने के, समझने के लिए, बुझने के लिए बात करना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरा ऑफिस काठमांडू में है और आप करने मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं मेरा नंबर +977 9818 18646 +977 9818 18646 +977 कोड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सेम नंबर का नंबर इंडिया में भी है और बहुत लोग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। इसीलिए आप कोड लगाकर बिल्कुल मुझे फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको मुक्तिनाथ का नज़ारा कि कैसा है मुक्तिनाथ और कैसे आप आ सकते हैं। ये मुक्तिनाथ है काठमांडू का मुस्तांग ज़िला में, और यह जमसुम जो एयरपोर्ट है वो वहाँ से आप आ सकते हैं मुक्तिनाथ विजिट करने। तो नेपाल की फ़ायदा में जैसे कि आप यहाँ से वाइफ हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं, काठमांडू से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर उड़ेगा आपको और यहाँ आप आ सकते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी। और ये जो मुक्तिनाथ की जो होटल साइट है, यहाँ पर सिर्फ टोटली यहाँ पर 99% लोग जो यहाँ के बाँच रहे हैं वो टूरिज़्म इंडस्ट्री पर बाँच रहे हैं। और 90% जो टूरिस्ट यहाँ के आ रहे हैं, इंडिया के टूरिस्ट आ रहे हैं, और जो उसमें भी यूपी एंड बिहार के टूरिस्ट ज़्यादा हैं और उसमें साउथ इंडियन लोग भी हैं। और उसके बाद आपका इसके बाद जमसुम है, जमसुम उस साइड जमसुम में
आप जमसम एयरपोर्ट भी है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाह रहे हैं तो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट आपको काठमांडू आ जाएगा। काठमांडू से आप जमसम के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और जमसम से आप मुक्तिनाथ बाई स्कॉर्पियो आ सकते हैं और यहाँ पर मुक्तिनाथ में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ से 24 किलोमीटर जमसम है और उसके बाद फाइनली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहा जो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पर देखिए माउंट अन्नपूर्णा है और धौलागिरी का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा यहाँ पर नज़ारे हैं, एकदम से नज़ारे सब माउंट एवरेस्ट का है। तो फाइनली MBBS इन नेपाल एंड गौतम बुद्ध का आप स्टैचू देख सकते हैं। गौतम बुद्ध जो है बॉर्न नेपाल में हुए थे और एकदम पीस के प्रतीक माने जाते हैं, शांति के प्रतीक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। और फाइनली आप कभी भी आइए और नेपाल को विजिट कीजिए। और जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि काठमांडू में 7 मेडिकल कॉलेज है, 7 मेडिकल कॉलेज काठमांडू में विजिट करिए। भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद से उस 7 मेडिकल कॉलेज में चॉइस कीजिए। पोखरा में मैं जाने वाला हूँ। पोखरा में 3 मेडिकल कॉलेज है, नेपाल मेडिकल कॉलेज, पोखरा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद गंडकी मेडिकल कॉलेज। वहाँ भी आप रिसर्च कर बात कर सकते हैं और देख सकते हैं।